लॉ जो है वो प्रोटेक्शन है या फेयर? प्रोटेक्शन। एग्रीमेंट जो हम जनरली बनाते हैं वो फॉर्मेलिटी है या फिर सेफ्टी? इट इज़ अ सेफ्टी। कोर्ट क्या है सर? जस्टिस है या फिर लॉन्ग प्रोसेस? सर कोर्ट एक जस्टिस है। फेलियर क्या है सर? लर्निंग है या सेटबैक? इट इज़ अ लर्निंग। सोशल मीडिया जिस पे हम सब लोग होते हैं वो फ्रीडम है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश में बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना लीगल नॉलेज के बिजनेस चलाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक गलत एग्रीमेंट, गलत रजिस्ट्रेशन और कंप्लाइंस इग्नोरेंस आपकी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के लीगल सिस्टम के ऊपर, कंपनी लॉज के ऊपर में और कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर में। फॉर टुडेज डिस्कशन ज्वाइनिंग मी एडवोकेट एकांत अग्रवाल, हु इज कॉर्पोरेट लीगल एक्सपर्ट and having more than 18 years of experience in IT, manufacturing and other domains, जो 77 लीगल अवार्ड्स जीत चुके हैं और टारगेट कर रहे हैं 100 तक पहुंचने की। वेलकम टुडेज पॉडकास्ट एकांत जी। थैंक यू जी। अ ग्रेट गुड डे इट वाज जब मुझे सुबह सुबह आपका मैसेज आया कि वी आर गोइंग टू हैव अ पॉडकास्ट। ग्रेट, तो बड़ा अच्छा लगा। एक बात मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम लीगल पॉडकास्ट पे आज बैठे हुए हैं। तो बेसिकली कानून जो है या लीगलिटीज़ जो हैं वो पुलिस या कोर्ट तक सीमित नहीं है। वो हर घर में, हर बिल्डिंग में, हर जगह, इवन हम बाहर अगर वॉक कर रहे हैं तब भी लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। तो हम आज सारे उन लॉज के बारे में बात करेंगे जो एक बिज़नेस करने को आसान बनाएंगे, ज़िंदगी जीने को आसान बनाएंगे और क्या क्या हमें ध्यान देना है। ग्रेट ग्रेट। एकांत जी, मेरा पहला क्वेश्चन ही ये है कि आपने बताया कि जो कॉमन आदमी है वो पुलिस और कोर्ट को, मतलब कोर्ट कचहरी को ही लॉ मानता है। अगर मैं कहूँ कि लाइक मी देयर आर मैनी कॉमन पीपल, उनके लिए कानून जो हम लॉ कह रहे हैं वो क्या हो सकता है और उनको डेली बेसिस में कौन कौन से लॉज और कानून की नॉलेज होनी चाहिए? राइट। सी देखो, मेजरली मैं आपको बताऊंगा, जैसे सिंपल बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा जो हमेशा याद रहेंगे, सारे ऑडियंस को भी याद रहेंगे। सो एक बच्चा पैदा हुआ, वहीं पे लॉ शुरू हो गया। कैसे हुआ? सबसे पहली चीज़ हम क्या कराएंगे? बर्थ रजिस्ट्रेशन। बर्थ सर्टिफिकेट इज़ अ लॉ। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद हम उसका एक नाम रखते हैं। अंडर लॉ वो नाम हमारा सारी उम्र चलेगा। सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद अगेन कंप्लायंस ऑफ मेडिकल लॉज, जो मैंडेटरी हमारे इंजेक्शन लगने हैं उनकी एक आपको फ्लो चार्ट दे दी जाएगी कि ये पहले ये इंजेक्शन लगेगा, फिर ये लगेगा, और आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे लॉ अगेन एप्लीकेबल हो गया। दूसरी साइड सोचिए हॉस्पिटल का कंप्लायंस, कि जहाँ बच्चा पैदा हुआ था उन्होंने रिकॉर्ड भेजना था, हो गया। अगर उन्होंने कोई भी बच्चे को वहाँ रखा है, किस कैपेसिटी में रखा है, कब डिस्चार्ज करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो ये तो हो गया एक बर्थ से शुरू करके ना लॉ। इसी तरह अगर किसी की डिमाइस हो गई, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उसकी पेंशन आ रही थी तो वो रोकनी है, डेथ सर्टिफिकेट वहाँ पे देना है। अगर कोई और प्रॉपर्टी लॉज थे, उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसके बच्चों को इनहेरिटेंस में जानी है, तो लॉ तो पैदा होने से मरने तक रहेगा। अब जो बीच का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ज़िंदगी, उसमें आपने लॉज, कंज्यूमर लॉज। आप कोई सर्विस ले रहे हैं, आपने ध्यान रखना है कि ये प्रोटेक्टेड है, सर्विस गलत है, आपका बेसिकली जहन बोलता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है। लॉ इज ऑलवेज इंटेंशन बेस्ड, ऑलवेज इंटेंशन बेस्ड। जहां आपको लगे कि गलत हुआ है वहां लॉ आपके साथ खड़ा है। एंड लॉ इज काइंड ऑफ इंश्योरेंस जो हमें पहले करानी है, जब घटना हो गई उसके बाद नहीं। तो पहले कंप्लायंस करके जिंदगी को आराम से चलाना है। कंज्यूमर लॉज फॉर सर्विस एंड गुड्स, देन गोज योर प्रॉपर्टी लॉज। आप जिस घर में रह रहे हैं, रेंट पे हैं, तो आपका सबसे पहले रेंट डीड या लीज एग्रीमेंट बनेगा। अगर आप अपना ले हैं तो आपने उसको रजिस्टर करवाना है स्टेट ऑफिस के पास। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड आपका, आप म्यूटेशन भी कराएंगे अपने नाम पे, वहाँ पे लॉ हो गया। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो आपको पता है उनकी एज बहुत काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उनकी विल बनेगी आपके नाम पे, उनके बैंक अकाउंट्स में आपका नॉमिनी जाएगा, आपको ईजी रखने के लिए, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। आगे चलेंगे, प्रॉपर्टी लॉज हो गए। प्रॉपर्टी में भी आपके पास सब प्रॉपर्टी भी अपनी थी, आप रह भी बड़े खुश रहे थे, आप ही के नाम पे है, तो आपने प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है। कोई म्यूनसिपल टैक्सेस आगे वो भी देने हैं, वो कंप्लायंस आपने ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट आ गए एम्प्लॉयमेंट लॉज। अगर आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज आ जाएंगे।
अगर आप जॉब दे रहे हैं, यूर एम्प्लॉयर, तो आपके दूसरे लॉज आ जाएंगे, लेबर कंप्लायंसेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, वो आपको ख्याल रखने हैं। साथ साथ में मनी आ रही है, जा रही है, इनकम टैक्स लॉज, TDS, GST, उद्यम, वो सारे लॉज आपको एज ए एम्प्लॉयर आ जाएंगे। तो जहाँ भी लाइफ में हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देयर इज़ अ लॉ, और वो हमें पहले यूज़ करना है, पहले कंप्लायंस करना है, बाद में नहीं। डैमेज के बाद मज़ा नहीं आएगा। अब सोचिए आपने बिजनेस खोला, एक लोगो आपने बनाया, बड़ा सुंदर लोगो है, आपने नाम यूनिक अपने दिमाग से सोच के रखा, बिजनेस चल पड़ा, ऑलमोस्ट साल से आप एंजॉय कर रहे हैं उसको। साल बाद एकदम एक नोटिस आता है, दिस इज़ आवर नेम, वी आर यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 12 years, IP प्रोटेक्शन इज दिस इज़ माई नंबर, आप इसको चेंज करो नहीं तो डैमेजेस दो। आपका सारा गुडविल कमाया हुआ उस नाम का ज़ीरो। सो दिस इज बिकॉज आपने वो इंश्योरेंस पहले नहीं ली, आपने अपना IP प्रोटेक्शन, अपना ट्रेड नेम, ट्रेड लोगो पहले नहीं कराया। सो वहाँ हमें बिजनेस में भी बचना है, पहले कंप्लाई करना है। लेकिन आज एकांत जी प्रॉब्लम क्या होती है, जो कॉमन आदमी की बात हम करें तो आम आदमी के माइंड में क्या आता है कि यार जब आएगा ना तब देखा रहेगा, मतलब वो वैसे थॉट में बैठा हुआ है। जैसे आपने बताया कि लाइक इंश्योरेंस समझना चाहिए, पहले ले लेना चाहिए, लेकिन कॉमन आदमी को ये समझ नहीं आता है। अगर मैं भी अपनी बात करूं तो अगर आप मुझे शायद जिस हिसाब से आज आपने सारा बताया, मुझे भी नॉलेज नहीं है कि इस लेवल पे अगर हम ह्यूमन लाइफ साइकिल देखें ना पूरा, तो मुझे इट्स कम्प्लीटली लॉ। जो मुझे लगता है कि मतलब धरती में आए और जब जाओगे तब तक पूरा लॉ से हो। तो लेकिन माइंडसेट तो लोगों का ऐसा है कि जब कुछ हो जाएगा ना तब जाएंगे लॉ के पास, उससे पहले शांत बैठे रहते हैं। तो उसका एक कारण है क्यों माइंडसेट ऐसा बना। सो बेसिकली जब तक हमारी लाइफ इजी चलती है या हमें शरीर में कोई कष्ट नहीं है, हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। अब दूसरी तरफ अगर देखते हैं हम, देयर आर फ्यू पीपल हु आर गोइंग टू जिम डेली, वो डॉक्टर के पास पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हेल्दी वेल्दी खा भी रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं। सेम इज लॉ। धीरे धीरे सबको समझ आ रही है, जैसे सोशल मीडिया भी काफी बढ़ गया है। एक टाइम था सोशल मीडिया था ही नहीं, और कुछ से शुरू हुआ था। हाँ, तो उस टाइम आप देखिए लोगों को जागरूकता किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं थी, अब ये बढ़ रही है। अब सुबह का आपको इंस्टांस बताता हूँ। व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम वॉक, तो मेरे साथ राइट साइड पे पड़ोसी रहते हैं, इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पंजाब मंडी बोर्ड, बड़े भाई मानते हैं हम उनको। तो उन्होंने मेरे से पूछा, कहाँ जी हमने ना विल करानी है अपनी। सो मतलब यहाँ की जागरूकता पहुँच चुकी है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ टुडे इटसेल्फ। तो मतलब अब सबको पता चल रहा है कि यार लॉ है और मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी कमिंग जनरेशन को भी करना है। वो चेंज सीन हो रहा है और हो जाएगा बड़ी जल्दी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जैसे एडवोकेट से हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए जाके, ताकि वो हमें बताते रहे कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं? मतलब व्हाट विल बी द राइट टाइम फॉर बिजनेस और इंडिविजुअल की जहाँ पे वो किसी एडवोकेट को इन्वॉल्व करे? सर अभी देखिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ एडवोकेट्स भी काफ़ी बढ़ गई है। सबके फैमिली सर्कल में या फ्रेंड सर्कल में एक नया वकील होगा, उसको ज़रूर दोस्त बना के रखो। उसको ज़रूर दोस्त बनाने का मतलब ये है कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, लॉ वहाँ पे है, वो आपको सही एडवाइस दे देगा कि यार तेरी प्रोटेक्शन कैसे होगी, बढ़िया काम कैसे करना है। वो ज़रूरी है आप उसको साथ लेके चलें लाइफ में, उससे डरना नहीं है। और अब तो मतलब अब मैं कहूँगा इतनी फीचर फिल्म्स आ गई हैं जिसमें वो कहता है मैं काला कोटा में नहीं पा रखा है ना। सो नाउ लॉ हैज़ अ फ्रेंड्स। पहले एक डर होता था कि यार नहीं यार अब ना जज के पास नहीं जाना, कोर्ट नहीं जाना, या पुलिस में गए तो बस मरना हो गया हमारे लिए। नहीं, अब ये सारे दोस्त हैं आपके। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि अक्सर जो अगर हम किसी को देखते हैं ना काले कोट में या फिर पुलिस की वर्दी में, तो पहले काल खड़े हो जाते हैं और रास्ता मतलब वो साइड से निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं। वो अभी माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, वो हमें चेंज करना है। हमें बेसिकली काले कोट के अंदर एक वाइट शर्ट भी देखनी है कि यार एक साफ सुथरा बढ़िया बंदा है, हमें अच्छी चीज़ गाइडेंस देगा, हमारी ज़िंदगी को इंश्योर करके देगा कि कोई लीगल कंप्लायंस ज़रूरत ना पड़े। एकांत जी एक चीज़ और है, जैसे हमने बिजनेसेस की बात की कि आपने बताया कि ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो इंडिया में मैंने देखा है कि जितनी फ्रीक्वेंसी से हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कंपनीज बन रही हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ना वो कहीं ना कहीं लीगल कंप्लायंसेस और इन सब के इसमें फंसते जा रहे हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं या तो इन्वॉल्व नहीं करते हैं प्रोफेशनल्स को या उनकी हेल्प नहीं लेते। वो क्या प्रॉब्लम है? सब बेसिकली ना पहले जो बिजनेस चल रहा था, जैसे भारत शुरू से बिजनेस चला रहा है, वर्ड यूज़ करूंगा भारत। क्यों करूंगा? क्योंकि भारत बोला गया सोने की चिड़िया।
वी वर द फर्स्ट बिजनेस पीपल ऑन द अर्थ और हम बिजनेस कर रहे थे। इवन इंग्लिश पीपल जो अंग्रेज हैं उन्होंने देखा कि यार वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, तो वहाँ पे जाके हम ऐसी चीज़ें बेचते हैं कि उनको आदत डालेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएंगे, अगेन अ लॉ, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी है ना, लॉ बनाएंगे, उस लॉ के अंडर हम कमाएंगे। ठीक है, सेम उन्होंने अब इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि हम पहले बिजनेस कर रहे थे और हमारे बिजनेस लॉज अनसेड बने हुए थे। जैसे हमारा एक कंसेप्ट होता है, हम उसको बोलते हैं हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, उसका इनकम टैक्स भी अलग होता है। अच्छा। हाँ जी, उसकी अलग फर्म बन जाती है पूरी। तो वो लॉज ऑलरेडी थे हमारे पास। ठीक है, अनडिवाइडेड फैमिली होती है। तो उसी तरह प्राइवेट लिमिटेड बना, पब्लिक लिमिटेड बना, पार्टनरशिप बनी, सोल प्रोप्राइटरशिप बनी, सारा कुछ आया, सारे फॉर्म्स आ गए हमारे बिजनेस के। नाउ वन द फॉर्म्स आर देयर, उसमें हमें कंप्लाइंसेस भी करने हैं, उनका काम भी करना है और हमने आगे भी बढ़ना है। तो हैविंग अ लॉयर विद यू स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ लीगल एंटिटी, वो आपके साथ जुड़ गया। बीच में नहीं भूलना, बीच में भूलेंगे काम गड़बड़ होगा ही होगा। हमें ज़रूर मतलब ये ध्यान रखना कि यहाँ लॉ क्या है, क्या कर रहे हैं हम, कितनी इम्प्लीकेशन है, ज़रूर। एकांत, आपका डोमेन रहा है आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज, जो हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। तो वहाँ पे किस तरीके के, जो अगर हम कंप्लाइंस इश्यूज बोले हैं जो आपको देखने को मिलते हैं और कॉमन बिजनेसमैन कर रहे हैं इस टाइम पे, जो हमें अवेयर रहना चाहिए? देखिए, मतलब जो इकोसिस्टम है हमारा, इसमें बिजनेसेस काफ़ी हैं। जो लॉ से डर था पहले, अब वो काफ़ी हद तक जा चुका है। ट्राई सिटी की बात मेजर करूँगा, जहाँ पे वी आर अ मेजर प्लेयर। आईटी पार्क चंडीगढ़, आईटी पार्क मोहाली, पूरा हम काम कर रहे हैं इसमें। फार्मा कंपनीज के लिए हम बद्दी में, मोहाली में काम कर रहे हैं। बाकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगेन बद्दी, इंडस्ट्रियल एरिया पंचकूला, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें देखने में हमें क्या मिलता है, स्टार्टअप पहले तो माइंडसेट लेके आता है कि यार मुझे फंडिंग चाहिए। वहाँ पे सबसे पहले लॉ जाता है फाउंडर्स एग्रीमेंट, उसने किया नहीं किया। इक्विटी शेयरिंग का एग्रीमेंट, कितनी इक्विटी मैं दूंगा, फंड कैसे रेज करूंगा, द रीजन स्टार्टअप्स फेल। नाउ इफ आई गो टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एमएसएमई या एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम स्केल, जो मेजरली हमारे पास जैसे एमएसएमई के क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं, उनको लॉ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ अ सिंगल पर्सन इन द कंपनी, आपकी शुरू हो जाती है पहले, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या अपॉइंटमेंट लेटर कह लीजिए। नेक्स्ट आ गया आपका एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, क्योंकि आईटी में क्या होता है, सोर्स कोड मिलाने के बंदे ने अपनी कंपनी खोल दी, या प्रोसेस पता चला, 2 बंदे और हायर किए, अब वर्क से उठाए, अपनी कंपनी एक और मून लाइटनिंग शुरू। ठीक है, तो दैट इज सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमई आईटी में। आपके लॉज अब क्या आएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर आ गई, एनडीए आ गया, नॉन सॉलिसिटेशन आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट आ गया, फिर उसके साथ साथ कोई बॉन्ड्स आ जाएंगे, इंडेमनिटी बॉन्ड्स एंड ऑल, ताकि बंदा हमारे पास टिक के जितनी इन्वेस्टमेंट हमने करी उतना काम करे। फिर अप्रेजल लेटर आ जाएगी जब उसको साल हो गया, उसका हमने टीडीएस काटना है, उसका लेबर के जितने कॉम्प्लायंसेस, जैसे पंजाब में हम आज बैठे हैं, तो उसका एक प्रोफेशनल टैक्स जाएगा, वो हमें भरना है। एक एम्प्लॉय वेलफेयर है, वो हमें करना है। फिर लॉ चेंज होता रहता है, सिंपल। जैसे आप कह लीजिए 9 मई को इसी 9 मई को नोटिफिकेशन आई है, जो 21 नवंबर 2025 को सारे कानून लागू हुए हैं, लेबर कोड्स बोलते हैं उनको। उनके रूल्स पंजाब ने फ्रेम करके दे दिए हुए हैं। अब जिस कंपनी को हम सर्व कर रहे हैं, हम वो लॉज पढ़ चुके हैं और उनको बता रहे हैं कि यार आप सैलरी को 50% आपने बिल्कुल बेसिक और डीए बना के फिक्स कॉम्पोनेंट रखना है। बाकी उन्होंने नहीं किया, या उनके पास लॉयर नहीं है, या वो बहुत बिजी हैं कि सेल्स कर लें पहले। बट जिस दिन लेबर लॉ उनके ऊपर आ गया, इंस्पेक्टर ने छापा मार दिया, काम खराब है। तो अगेन सेइंग, एम्प्लॉयमेंट लॉज के बाद उनके इंटरनल लॉज, सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एमएसए बन रहे हैं, एनडीए बन रहे हैं, या जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग में है, उसने स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन नहीं किया, टाइमलाइंस डिफाइन नहीं की, डिलीवरी डिफाइन नहीं किया, काम शुरू। क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, जुरिसडिक्शन उसने अपनी पूना डाल रखी थी, आप यहाँ से पूना जा रहे हैं। नहीं, जुरिसडिक्शन आप वहाँ की डालो जहाँ पे इशू राइज हो रहा है, या अपनी डालो जहाँ से डिलीवरी हो रही है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो प्रॉपर्टी वहाँ की डालो, सेम जुरिसडिक्शन हो। तो इस तरह वो ड्यूरिंग द बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट आ जाता हूँ, बंदा जा रहा है एग्जिट,
एग्जिट के टाइम पे आप उससे एग्जिट बॉन्ड ज़रूर साइन कराओ अच्छा। कि जो जो उसने सारा सीखा आपसे वो दूसरी फर्म में उतना ही यूज़ करेगा जो कॉन्फिडेंशियल नहीं था। अब आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके क्लाइंट्स वगैरह वो लेके शिफ्ट हो जाता है, बहुत गड़बड़ कर देगा। अपने नो ड्यूज साइन नहीं करके जाता, कल को झूठा केस डालता है। या सोशल मीडिया एग्रीमेंट साइन नहीं करके जाता, आपके रिव्यूज़ गलत डालता था गूगल पे, सोशल मीडिया पे आपकी गुडविल का काम खराब कर देता है। तो वो एग्जिट बहुत ज़रूरी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज आ जाती हैं, जैसे पॉश हो गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, या एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज आ गई। आईटी पॉलिसी आ गई कि आपने टोरेंट नहीं डाउनलोड करने, आपने मूवीज़ नेटफ्लिक्स नहीं यूज़ करना। वो सारा पूरा कंप्लीट एक चलेगा। देन मूविंग बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स, मतलब इट इज़ एंडलेस। तो आपको कितना आप हैंडल करेंगे? नहीं, यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल पर्सन विद यू, जिसको आप फ़ोन मार के सर ये हो गया, ये करना है, ये एग्रीमेंट चाहिए, डन। जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना, मुझे भी डर लग गया राइट कि यार इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इतने मतलब हमारे कंप्लाइंसेस हैं। और जो अगर हम एक ओनर की बात करें या फाउंडर की बात करें तो वो तो सिर्फ सेल्स पे फोकस करता है कि हाँ बिजनेस रन करना है। Yes. अगर वो बिजनेस रन कर रहा है और सिर्फ ट्रांजेक्शन और मैं कहता हूँ कि टर्नओवर के पीछे भाग रहा है, उसने अगर कंप्लाइंस में कहीं भी थोड़ा बहुत रिस्क मतलब वो किया तो फिर तो गया है ना। सर कल मेरे पास कुछ सज्जन थे, नाम हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते ऐसे, हमारे एनडीए साइन उनके साथ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कान जी हमारे पास ये एम्प्लॉई इतनी देर तक काम किया, ठीक है। हमने उससे पूछा भी कि यार तू अब क्यों जाना चाहता है? कहता नहीं, मुझे मैं 1 महीने के नोटिस देके जा रहा हूँ। प्रॉपर नोटिस सर्व करता है वो बंदा, एग्जिट फॉर्मेलिटी सर्व करता है, चले जाता है। अब नेक्स्ट मंथ उनका मेजर क्लाइंट जो मेरे पास आए थे, उनका मेजर क्लाइंट उनको छोड़ देता है कि यार मैं आपको 15 दिन का नोटिस दे रहा हूँ, मुझे और काम नहीं कराना, मैं ये प्रोजेक्ट बंद कर रहा हूँ, चले गया। वो सोच रहे हैं यार कि 10-15 लाख पर मंथ की मेरी बिलिंग हो रही थी इस क्लाइंट की, ये अचानक कैसे चले गया है। बाय एनी चांस उनका एचआर लिंक्डइन पे सर्च कर रहा है और उनको दिखा कि जो एम्प्लॉय गया था 2 महीने पहले, उसके वहाँ पे अपडेट हुआ है, आई एम द फाउंडिंग पर्सन ऑफ दिस कंपनी, जो उनका क्लाइंट था। ओह, थिंक अबाउट इट, 10-15 लाख हर महीने देने वाला क्लाइंट एक एम्प्लॉय उखाड़ के ले गया और उसने कंपनी प्लानिंग से छोड़ी और अब वो वहाँ का फाउंडिंग मेंबर बन गया और वो अपने आप वो सारा कुछ हैंडल कर रहा है जो यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय कर रहा था। तो आपको अपना रिकवरी लेना है ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू साइंड व्हेन ही ज्वाइंड। तो आपको डैमेजेस क्लॉज चाहिए, आपको पैसा अपनी जो लॉस हो रही है वो रिकवरी करनी है। वो सारा आपके केसेस फिर कौन हैंडल करेगा? और अगर ऐसे एक कर चुका है बाकी की चेन बन जाएगी। तो यू हैव टू क्रिएट अ प्रेसिडेंट इन द कंपनी कि दोबारा ऐसा कोई ना करे। So these are some live examples which we are facing daily। क्या लोग नहीं हट रहे हैं चोरी से, क्विक मनी चाहिए, वहाँ पे सिर्फ लॉ प्रोटेक्ट करेगा। एकांत सर, इतने सारे कंप्लाइंसेस, इतने सारे लॉस अकेला आदमी कैसे हैंडल कर सकता है? मतलब कैसे, मतलब मैं तो देख के ही हैरान हूँ कि मतलब जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ है, ये जिंदगी शायद कम पड़ जाएगी। सो मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए प्रोफेशनल की ज़रूरत है। हमें सब कुछ खुद नहीं करना। हमें देखो, हम सिंपल अकाउंट्स के लिए हमेशा एक सीए रखते हैं, ऑडिटिंग के लिए सीए रखते हैं, सेम लीगल के लिए हमें एक बंदा चाहिए। वो अपने आप मैनेज करेगा, उसका डोमेन ही है क्या, वो एक ही चीज़ में फोकस्ड है, तो वो सारा कुछ आपके लिए संभाल देगा। आप फोकस करिए सेल्स पे, पैसा लाइए, वो पैसे में से कुछ पोर्शन इंश्योरेंस का लीगल वाले को, फाइनेंस वाले को आपने देना है। There are 3 departments which we do not call as productive departments, but they are the backbones. One is your HR, उसके बिना नहीं चलेगा। Second is your accounts, उसके बिना नहीं चलेगा। Third is your legal. You should have it. आपकी कंपनी 9 बंदों से ऊपर गई, 10वां बंदा आया, ये 3 चाहिए आपको। ग्रेट, मुझे लगता है आज ना सब कुछ पता चल जाएगा जो जो बता सकेंगे। हाँ, जो बिजनेस में है ना, उसको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग बिजनेस, जैसे हमने कहा कि इंडिया में मुश्किल नहीं है, मतलब
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि 2-4 रजिस्ट्रेशन करके वो शुरू कर सकता है। सर्विस बिजनेस स्पेशली तो वो शुरू कर सकता है, बट आगे जैसे जैसे वो बढ़ेगा, ग्रो करेगा तो देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल। एक आंसर मेरा एक और क्वेश्चन आ गया। जब हम एमएसएमईज से बात करते हैं ना, तो एमएसएमईज को लगता है कि कंप्लाइंस तो जो है वो, अगर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी फर्म है जिनका टर्नओवर इतना हो गया, ये हो गया, उन्हीं के लिए ज़रूरी है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है जो एमएसएमईज हैं। ये मिथ है या रियलिटी है? इट इज़ अ मिथ। अच्छा, सी आई टेल यू, एमएसएमई हम उसको बोलते हैं जो मीडियम स्केल एंटरप्राइज है ना। अब जब वो मीडियम हो गया, वो जरूर अभी एमएनसी भी बनेगा, दैट इज़ वन। तो जैसे हमने पहले भी बात की कि हमें इंश्योरेंस पहले लेनी है, उसी तरह हमें सारे कंप्लायंसेस पहले करने हैं, क्योंकि जब भी हमारा फ्लो चार्ट ग्रोथ की तरफ है, आपको सारे देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको कोई नहीं देख रहा। उस टाइम आपको लेबर इंस्पेक्टर्स, लेबर लॉज, कंप्लायंस लॉज, जीएसटी लॉज, हर एक बंदा आपको देख रहा है। आपकी फाइनेंशियल तो बढ़ रही है, इनकम टैक्स वाला भी आपको देख रहा है। कंप्लायंसेस आपके शुरू हो जाएंगे 9 एम्प्लॉयज़ से ऊपर जाते ही। अब आप एमएसएमई हैं, 10वें एम्प्लॉय ऐड करते ही आपको सारा कंप्लायंस करना है टोटल। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब छोटी कंपनी उससे भी छोटी पे चलते हैं, एसएमई पे चल जाते हैं या स्टार्टअप पे चले जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, एक बंदा, विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टार्टअप इंडिया, क्योंकि वो एक ही बंदा है एंड उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब उसने एक सोल प्रोप्राइटर बनाया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का लाइसेंस लिया, जीएसटी लिया या नहीं भी लिया, काम शुरू कर दिया। अब उससे लॉसेज हो गए तो उसकी घर की प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है लॉस भरने के लिए। सो इसलिए इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा महत्वता नहीं दी जाती, या ये नहीं कहा जाता कि ये करो, ना स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज करता। सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। 2 बंदे जुड़े, पार्टनरशिप डीड बनाई, रजिस्टर करवाई, पार्टनरशिप शुरू करी, ठीक है। थर्ड फॉर्म इज एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये लायबिलिटी वाला बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये लीगल बताना ज़रूरी है अपने ऑडियंस को। जैसे हम दोनों ने सोचा कि हम एक फर्म शुरू करेंगे, और कह लीजिए मेरे पास 5-6 घर हैं, शोरूम्स है, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं बेशुमार, दोनों ने मिलकर एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खड़ी कर दी। सिर्फ पार्टनरशिप बनाई थी हमने किसी का लॉस करा दिया। अब हमारी प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज़ की रेशो 50-50 थी, तो हम दोनों के घरों के, आपकी लैंड और मेरी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी बिक सकती हैं वो लॉस पूरा करने के लिए। लेकिन अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो हमारी जितनी कैपिटल डाली थी हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर कराने के लिए, सिर्फ वहाँ तक लायबल है। ओके, हमारी लायबिलिटी लिमिट हो गई, सो वी कैन पीसफुली डू बिजनेस। सेम गोज फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहाँ पे भी हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है। अच्छा, इसलिए जो स्टार्टअप इंडिया बोलता है वो कहता है कि आप पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी या प्राइवेट लिमिटेड बनाओ, दे आर द बेस्ट फॉर्म्स टू डू बिजनेस। अब हैविंग सेड दैट, एक छोटी कंपनी है, एमएसएमई है, जो मेन क्वेश्चन था हमारा, तो उसने सबसे पहले तो कंप्लायंस किया, कंपनी बनाई, लीगल एंटिटी बनाई, उसके बिना वो चल नहीं सकता था, पहला लॉ हो गया। 9 एम्प्लॉयज़ से बढ़ा, बाकी के सारे लॉज आ गए, टीडीएस भी काटेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर्स भी देगा, उनके फुल एंड फाइनल करने हैं हमने, वो कितने दिन में करने हैं, ठीक है, उनको हमने बेनिफिट्स देने हैं, वो कितनी देर में देने हैं। अगर कोई लेडी आपके पास काम कर रही है और वो अपनी फैमिली प्लानिंग आगे लेके जा रही है, तो मैटरनिटी के बेनिफिट्स आपने उसको देने हैं। आपको पता ही नहीं है, एकदम सडनली आप कहते हो यार वो तो सर 26 हफ्ते के कह रही है कि मुझे पैसे दो और मैं काम भी नहीं करूँगी, दैट इज़ द लॉ। आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है। लॉ में साफ बोला गया है कि लॉ की जानकारी ना होना, हैविंग नो नॉलेज ऑफ लॉ इज़ नॉट अ एक्सक्यूज़। आपको उसकी जानकारी खुद लेनी है। आपको मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, मुझे पता ही नहीं कि पहनना होता है, नहीं, आपका चलान होएगा ही होएगा। सो सेम मैटरनिटी लॉ, मैटरनिटी से आगे पॉश का लॉ, वो सारे कंप्लायंसेस करेंगे आप तो पीसफुली बिजनेस करते रहेंगे। दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी। उनको दोस्त मानो, उनको दुश्मन ना मानो कि यार ये कर लिया पूरा, हाथ मिलाया, आगे बढ़े। फिर हम बड़ी जल्दी एक एमएसएमई से एमएनसी से आगे हम पूरी ग्लोबल कंपनीज बन सकते हैं, क्योंकि हमें दिमाग में एक डर नहीं रहता, यार पीछे बंदा बैठा है, सब संभाल रहा है, एम्प्लॉयज़ सब खुश है, हम काम करेंगे और काम करेंगे, हमारे गोल्स और बड़े होंगे।
दैट इज़ द वे टू डू बिजनेस। वाह, बहुत वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, मज़ा आ रहा है। अब मुझे एक चीज़ पर्सनली पूछनी है हाँ जी। कि एकांत अग्रवाल एडवोकेट कैसे बन गए? राइट, सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उनमें से कुछ प्रॉपर्टी एक ऐसी निकली जो कि जीपीए पे थी। वो भी कैसे पता चला? सो व्हाइल आई वाज डूइंग माय बीकॉम में ना एक सब्जेक्ट होता है लॉ का, अच्छा, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं। मैं स्टेज पे भी बोलूँगा, मेरे एक सर थे मुकेश सर, उन्होंने लॉ इतनी ब्यूटीफुली पढ़ाया कि मेरे लिए एक रुचि जाग गई कि यार मैं घर पे भी जितने कागज़ है वो देखूँ उनमें लॉ कंप्लायंस है या नहीं है। तो आई टॉक टू माई पेरेंट्स कि मुझे प्लीज़ अपनी ना ये सारी प्रॉपर्टीज़ के कागज दिखाओ। अब देखते देखते कि सारे कंप्लाइड है, एक प्रॉपर्टी ऐसी मिली जिसमें कि लिखा हुआ कि जीपीए के ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। सो आई आस्क्ड माई पेरेंट्स कि ये तो जीपीए पे हमारे पास है ही नहीं। वो कहते नहीं ऐसे थोड़ी ना होता, हमने खरीदी है। तो कहते इस पर एसपीए देख, वो भी होगी। मैंने देखा, मैं कहा हाँ जी एसपीए भी है। मैं कहा लेकिन रजिस्ट्री नहीं है, ना कन्वेंस डीड कराई हुई है आपने, तो आपके नाम पे तो है ही नहीं। कहते मतलब क्या तेरा? मैं कहा रजिस्ट्री जरूरी है जी, जीपीएसपी आपने ले ली लेकिन प्रॉपर्टी स्टिल आपकी नहीं है। तो कहते अच्छा फिर इसको अपने नाम पे कराओ। मैं कहा ठीक है जी। सो हमने अच्छे वकील ढूंढने शुरू किए। तो बीकॉम का मेरा फर्स्ट ईयर था। हमने वकील एक दो ढूंढे, उनके पास गए, मिले, मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि जी हमें इसमें ओरिजिनल ओनर की जो अलॉटी था इस घर का उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो उस बंदे को ढूंढा जी, वो अब आज की डेट में फरीदाबाद बैठा था। अच्छा, फरीदाबाद उससे बात हुई तो वो बंदा फ़ोन पे, उसकी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया थी, तो वो कहता दिस इज़ बिजनेस। उसने ये नहीं कहा कि दिस इज़ बिजनेस या हिंदी में बात करे, वो कहता दिस इज़ बिजनेस। पहले ही प्रॉपर्टी इतने की थी, अब मैं 50 लाख लूंगा तब आपके नाम पे कराऊंगा। उसी टाइम बंदा कहता है यार 50 lakhs आउट ऑफ नो वेयर एंड द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। 15 साल से हम जीपीए लेके बैठे हुए हैं और हमें पता ही नहीं है। तो वही बात जो हम अभी तक पॉडकास्ट में करते आए हैं कि जब तक बड़ी बात नहीं होगी आप लॉ के पास नहीं जाओगे। वहीं से मैंने टिप ले ली थी कि लॉ को दोस्त बना लेना है और ये बाद में नहीं जाएंगे, हम पहले ही कंप्लायंस करके रखेंगे हर चीज़ का। दैट डे डिसाइडेड, पेरेंट्स से बात करी कि मुझे लॉ करनी है। अब वो कहते कि अच्छा तूने लॉ करनी है, ये प्रोफेशन कहते बदमाशों का है। ठीक है, तो मैं कहा नहीं बदमाशों का नहीं, हम ये धारणा भी सबकी चेंज करेंगे। तो कहते ठीक है तेरी मर्जी है। दे वर ऑलवेज सपोर्टेड टू मी, जो कहा उन्होंने हमेशा माना। अकॉर्डिंगली आई डिड लॉ एंड द फर्स्ट केस आई वन वाज ऑफ माई दिस प्रॉपर्टी जीपीए वाला, उसको अपने नाम पे करवाया, रजिस्ट्री कराई, पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। वहाँ से एक शुरुआत हुई कि यार एकांत अग्रवाल एक ऐसा दोस्त होगा कानून का जो बाकियों को भी बताएगा ये दोस्त है और हमने ये इंश्योरेंस पहले लेनी है, बाद में नहीं। वाह, तब से वी हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल केस। इट हैज़ बीन 18 ईयर्स डूइंग ब्यूटीफुली इन लॉ, क्योंकि एक पैशन है। अब मैं न्यूज़ में भी सिर्फ यही ढूंढता हूँ जी, न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ बिकॉज आई एम ए लॉयर। पढ़ना चाहिए कि क्या चल रहा है देश में, कौन से लॉज आ रहे हैं। सबसे पहले ये देखता हूँ BNS कौन सा सेक्शन लगा इस बंदे पे। न्यूज़ ठीक है, न्यूज़ है, लेकिन कौन से सेक्शन पुलिस लगा रही है आजकल, कौन से मेन चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ में क्या चल रहा है, क्या लॉ आ रहा है। So that makes me, ahead of almost 99% people in the same profession. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे लगता है तभी आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है। और जो आपने एक्सप्लेन किया ना, मुझे लगता है वो वही करता है जिसके अंदर से ना, अंदर से आता है, अंदर से आता बस मतलब कुछ कर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अच्छा एकांत जी, मुझे एक चीज़ और पूछना है। जैसे अब AI का एरा शुरू हो गया, हर जगह AI इंटरप्ट कर रहा है चीज़ों को, तो आपको लगता है कि मतलब एडवोकेसी में अगर हम लॉ में बात करें तो इस AI का रोल कितना होने वाला है? सर काफ़ी रोल है अगर इसको हम एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल टूल लेकर चलें। लाइक वी आर डूइंग AI इंटीग्रेशन इन आवर लॉ फर्म ऑल्सो। अच्छा, हाँ जी, उसमें हमने ऑलरेडी मतलब ऐसी इंटीग्रेशन कर दी है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस है हमारे, ठीक है, उसमें हमने इंटीग्रेशन ये करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जजमेंट डिलीवर करनी है, 2-3 महीने लगेंगे, वो हमें डेली सुबह हमारे उठने से पहले हमें भेज देता है कि ये जजमेंट अभी डिलीवर नहीं हुई। वाओ। तो मतलब मुझे एक जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लगाने कि तो डेली उसकी साइड पे जाके चेक कर, वो मुझे खुद बता देता है कि यार अभी जजमेंट आ गई नहीं आई। जिस दिन आ गई, अब उसने तो मेरे उठने से भी पहले बता दिया। मेरी ड्यूटी है मैं क्लाइंट के उठने से पहले उसको बता दूंगा कि आपकी जजमेंट आ गई।
दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज. देन समटाइम्स इट इज वॉल्यूमिनस पेजेस और वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स. अब मेरे पास परसों एक केस आया था, सिंगापुर की कंपनी, इंडिया की कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई सॉफ्टवेयर बनना था अराउंड 14 करोड़ का. आपस में कुछ लड़ाई हुई तो उनके SOW था स्टेटमेंट ऑफ वर्क, या MSAs, NDAs एंड अडेंडम्स उनके इतने थे कि अराउंड इट वाज 49 डॉक्यूमेंट्स. उनको पढ़ के ट्रेडिशनल स्टाइल से उनका क्रक्स निकाल के अगर मैं चलता, मुझे 1 महीना चाहिए था. बिकॉज टोटलिटी में 1400 के आसपास पेज थे, मतलब कुछ 1397 पेजेस जो पढ़ने हैं, इंटरप्रेट करने हैं, नोट्स बनाने हैं. ऑल वर लोडेड टू अ AI सॉफ्टवेयर ऑफ लॉ. और उसको बोला कि इसका क्रक्स निकाल के दे दे. आई थिंक इट वाज 7 मिनट्स, उसने क्रक्स निकाल के दे दिया. वाह. 1 महीने का काम 7 मिनट में. एंड अकॉर्डिंगली उसने रेफरेंसेस दिए कि ये डेट ये वाला डॉक्यूमेंट कह रहा है, ये चीज़ ये वाला कह रहा है, ये इसका एंटी है, ये करना चाहिए. वी गॉट द जस्ट. फिर उन डॉक्यूमेंट्स को अपनी एप्लीकेबिलिटी दी दिमाग की. 2 दिन के अंदर अंदर हमारी तैयार हो गया सारा काम जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाने थे. एंड इट वॉज डिलीवर्ड ब्यूटीफुली. अगेन वॉन इट. दैट इज यही पावर. मतलब वो आपका वॉल्यूम को छोटा कर देगा, टाइम पीरियड को छोटा करेगा, और आपको जो जो टास्क ऐसे हैं कि जो याद रखने पड़ रहे हैं वो उसको दे दो, उसको याद रखने दो. बहुत अच्छा काम चल रहा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टूल, मस्ट बी यूज्ड. मुझे लगता है कि जो लोग सिर्फ AI को ना वो सोचते हैं कि हाँ ये तो वीडियो बनाने के लिए ईजी है या क्रिएटिव बना दिए उन सब के लिए ईजी है, तो मुझे लगता है उन सबको समझना चाहिए कि ये ब्यूटीफुल टूल है. ब्यूटीफुल टूल है और लॉ में भी हेल्प करता है. लॉ में काफ़ी हेल्प करता है. इवन जो यंग लॉयर्स हैं जिनको ड्राफ्टिंग नहीं आती अभी, तो ये थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग में भी हेल्प कर देता है. अच्छा. हमें 100% यूज़ नहीं करना, वो मैं कभी नहीं बोलूँगा. नहीं तो आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड लॉज कैसे आएंगे? नहीं, आप उसकी हेल्प लो, अपनी लीगल एक्यूमेंट लगाओ, बढ़िया ड्राफ्ट बनाओ, यूज़ करो. ग्रेट. एक आंसर हमने AI की इम्पोर्टेंस समझ ली. हाँ जी. लीगल केसेस के लिए और लॉ के लिए. अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे सपोज आज की डेट में जो जेनजी है हमारा, जो AI को सबसे ज़्यादा यूज करता है, वो सोशल मीडिया भी उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहता है. तो अगर हम सोशल मीडिया में देखें तो वो कैसे लॉ को ये कर रहा है, और वहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या बनती है लॉ की सोशल मीडिया में स्पेशली? श्योर. सो पहली चीज़ तो देखो, मैं अपने सारे ऑडियंस से जेन जी, जेन अल्फ़ा या बीटा जितने भी आ रहे हैं हमारे नई जनरेशंस, मतलब पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, वो ऐसी लाइफ में आ रहे हैं जो हमने पहले नहीं देखी थी. वाई सो? बिकॉज दे हैव द पावर ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल एसेट्स एंड डिजिटल वर्ल्ड. तो उसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, मज़ा आएगा. अब उसमें लीगल एंगल लेके चलते हैं. तो जैसे हम कुछ भी देख रहे हैं, पहली बात हर चीज़ पे विश्वास नहीं करना है. AI भी एक टूल है जो डिजिटल है, उसको यूज़ करके बहुत कुछ क्रिएट हो रहा है. एंड जैसे टास्किंग मैंने आपको जजमेंट्स की बताई, वैसी टास्किंग वहाँ पे भी हो जाती है कि एक बार ही दिखा दिया, गायब कर दिया, आपको सोर्स भी नहीं पता चलेगा और आपके माइंड पे इफेक्ट डाल दिया. तो हमने ट्रस्ट नहीं करना, पहली चीज़. सेकंड, अब वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं, कुछ लीगल बाबाज हैं जो बोल रहे हैं आपका चलान होगा तो ऐसे करना हो जाएगा ठीक, आप पुलिस वाले को ऐसे बोल सकते हो, या कुछ लॉज वो ऐसे बता रहे हैं कि ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है. इंटरप्रिटेशन वो अपनी दे रहे हैं जो कि लीगल है भी नहीं, इम्प्लीकेशन है भी नहीं. रिसेंटली अभी आई वॉज लिसनिंग टू वन सच रील, उसमें वो बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई मैरिज के बाद अगर डाइवोर्स हो रहा है तो क्या क्या करना है, और वो लॉ में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसका लॉ में. अगर मतलब किसी ने वो कर लिया तो उल्टा मारा जाएगा, केस भी खराब हो जाएगा. सो डू नॉट बिलीव ऑन देम, नॉट एट ऑल. सेकेंड लॉ की इम्प्लीकेशन वहाँ पे, एक तो हमने बिलीव नहीं करना. सेकेंड इम्प्लीकेशन ये आती है जो कंटेंट है, अगर हम कंटेंट प्रोड्यूसर है, कुछ डाल रहे हैं, हमें चेक करके डालना है कि कुछ भी नेशनल एल्बम के अगेंस्ट ना हो, नेशनल पर्सनैलिटीज़ को हम ना यूज़ करें. जो भी कोई भी जैसे किसी पोस्ट पे बैठा है, आप कह लीजिए SSP है, DSP है, कोई SHO है, या आप कह लीजिए PM हो गए, CM हो गए, कोई भी है, उनको यूज़ करके हम अवॉइड करें. हमारे ऊपर गवर्नमेंट की लिटिगेशन शुरू हो जाएगी, विच इज़ नॉट गुड. पीपल आर क्रिएटिंग इट, यूजिंग इट, दे आर हैप्पी अंटिल दे आर कॉट. वंस कॉट, सोर्स मिला, ख़त्म, फ्यूचर खत्म हो जाता है. नहीं करना वो काम. दूसरा, यूज़ करते हुए हम काफ़ी कुछ ना फॉरवर्ड करते हैं. हमें अच्छा लगा, हमें लगता है कि यार हमारे दोस्त को भी अच्छा लगेगा, हम भेज देते हैं. वो बड़ी सोच के करना है. देयर वॉज अ क्लासिक केस
कोई एक रील किसी ने क्रिएट की, अपने दोस्त को भेजी, उसने अपने को भेजी और एक चैनल बन गया और वो चल पड़ी। व्हाट्सएप पे ट्रैकिंग हुई गवर्नमेंट की पूरी, जिसमें कि 50 बंदे राउंड अप हुए, सोर्स मिला नहीं, वो अपना गैप करके गायब हो चुका है। ये 50 के 50 को पूरा हैवी फाइन, पुलिस स्टेशन में कम से कम भी 7 या 8 बार बुलाया गया। इनसे पूछा गया तुमने फॉरवर्ड क्यों की, वहाँ पे बचना है हमने। तीसरी चीज़, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, रील्स भी बना रहे हैं, जब भी वो कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे एक केस हमारे पास आया था, चंडीगढ़ में लोक अदालत लगनी थी, उसकी डेट तय थी। सेम उन्होंने क्या किया कि जी आपका कोई भी चलान है, अपनी वर्डिंग, अपना कंटेंट दे दिया कि आपका कोई भी चलान है वो वहाँ पे सस्ते में छूट जाएगा। इस डेट को आप वहाँ पे पहुँचे, इतने बजे पहुँच जाए, इसके बाद आपको वहाँ पे कोई भी हैजल नहीं होगी, जाओ चलान छुटाओ, सस्ते में छुटाओ, सिर्फ 1/4 रेट में आपको अपने चलान भुगते जाएंगे, पहुँच जाना। अब वहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं कि जज खुद ही किसी चीज़ को पकड़ लेता है कि यार ये गलत है, इसका केस बनाओ। 8 के 8 इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने वो डाला था, बहुत बढ़िया चैनल्स, उनको बुलाया गया कि हाउ कैन यू कमिट कि आपका चलान भुगता ही जाएगा, चौथे हिस्से में भुगता जाएगा। हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है, यू हैव टेकन नो परमिशन। प्लस लोक अदालत उस डेट की आगे पोस्टपोन की गई, उनको बोला गया कि अब ये सारी भीड़ जो है इसका क्या करना है। दे ऑल वर फाइंड, उनसे इंडेमनिटी बॉन्ड लिए गए, उनसे अपॉलॉजी लेटर ली गई कि आगे से ऐसा कोर्ट का कंटेंट आप कहीं नहीं डाल सकते, नॉट ऑन योर चैनल्स। सो मतलब अगर हम कुछ डाल रहे हैं, किसी के बारे डाल रहे हैं, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, पोजीशन में है, पावर में है, किसी सीट पे हमें नहीं डालना, यूज़ नहीं करना, फॉरवर्ड से भी बचना है। एंड फर्स्ट जो पहले बोला था कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। फेसबुक यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका कंटेंट हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। गो एंड चेक द लॉ। वही बात को आप गूगल पे डाल लो, गूगल भी ठीक गाइड कर देगा, लेकिन सोशल मीडिया को ना मानो। नहीं, सही कह रहे हैं आप। गूगल जो देगा वो कुछ एविडेंस बेस होगा, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी देते हैं, वो एविडेंस बेस देते हैं। लेकिन अगर कोई काला कोट पहन के कुछ भी बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई वो नहीं है, क्योंकि काला कोट पहनने में कोई वकील नहीं बन जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये चीज़ है। अब मेरा एक और पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे हम किसी के साथ चैट करते हैं या व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, या फिर हमने कहा कि किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या हम मेल होती है, तो ये लीगल एविडेंस माने जाते हैं? हाँ जी, दीज आर डिजिटल लीगल एविडेंसेस। अच्छा। और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ एक स्पेशल सर्टिफिकेट लग जाता है, वो सर्टिफिकेट लगाते हैं जो आइडेंटिफाई करता है कि यस दिस इज एडमिसिबल प्रूफ, एंड देन वी कैन डेफिनेटली यूज इट। अब एकांत जी, एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर ने वो न्यूज़ फैला दी, है ना? ऐसे जनरली क्या होता है कि कभी जाने अनजाने में हमने भी कुछ गलतियां करी और उसके बाद हमें लीगल नोटिस आ गया, तो सबसे पहले लीगल नोटिस देख के ना आदमी के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है भैया अब तो मैं फंस गया। तो मतलब उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखो, मैं आपको बताता हूँ, लीगल नोटिस इज द बेस्ट टूल एवर डिवाइस्ड। अच्छा। व्हाई आई से सो, और वो इतनी पॉजिटिव चीज़ है, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा। आप लाइफ में कुछ गलत कर रहे थे, गलतियां कोई नहीं करना चाहता, ठीक है, सजा कोई नहीं भुगतना चाहता, तो आप कोई गलती कर रहे थे, अभी आपकी कन्विक्शन नहीं हुई, आपको सजा नहीं मिली, आपको पहले बता दिया गया कि यार ये तेरी गलती है, इसको सुधार ले, तो वो एक इतना बढ़िया चीज़ है ना। आपको लीगल नोटिस आता, आप उसको रिसीव करो, देखो कि यार मेरे से ज़िंदगी में गलती क्या हुई है, उसको सुधार लो, केस तक जाने ना दो। इट इज़ नॉट अ कन्विक्शन एट ऑल, इट इज़ जस्ट अ वार्निंग कि भैया ये तूने गलती करी है, अगर तू इसको नहीं सुधारता 15 दिन में, फिर कन्विक्शन कराएंगे, तेरी कोर्ट लेके जाएंगे। तो वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है। आप मतलब खुश हो जाओगे, हाँ यार मेरी गलती किसी ने तो देखी। अब हम स्कूल गए, कॉलेज गए, हम टीचर के पास क्यों गए? उसने हमारी गलतियाँ सुधारी, हमें एक अच्छा इंसान बनाया। अब जिंदगी में पहुँच गए, स्कूल कॉलेज ख़त्म हो गए, अब कौन सुधारेगा? अब लीगल नोटिस सुधारेगा। तो उसको बड़े पॉजिटिवली लेना है कि यार शुक्र है कोई तो गुरु निकला, मेरा भी कोई गुरु है जो मुझे बता रहा है तेरी ये गलती है भैया, इसको सुधार। उसको सुधारो और आगे बढ़ो। पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम 2026 की बात करते हैं, तो हम लोग सब लोग डिजिटल एरा की तरफ घूम रहे हैं, मतलब मूव हो रहे हैं। तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, या हमारा, मैं कहता हूँ कि
जस्टिस सिस्टम है, हमारे कोर्ट्स हैं, ये लोग भी क्या टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो रहे हैं या मतलब अभी है टाइम? काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गई सर। इवन लाइक वी हैव अ ऐप ऑफ ऑल द कोर्ट केसेस, जिसमें हमारे पास पूरा अपडेट आ जाता है कि इस डेट को क्या हुआ, ऑर्डर्स अपलोड हो जाते हैं कि इस ऑर्डर में क्या आया, राइट, कौन उसमें वकील है, कौन डिफेंडेंट का है, कौन प्लेंटिफ का है, सारा कुछ हमारी ऐप पे आता है। कोर्ट्स में आप जाएंगे, कोर्ट में भी आप देखेंगे देयर आर ह्यूज स्क्रीन्स पूरे हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, केस नंबर कौन सा चल रहा है, किस कोर्ट में चल रहा है, आपको सब दिख रहा है। सेम वो आपको फ़ोन में अवेलेबल हो जाता है। तो डिजिटलाइजेशन इस लेवल पे पहुंच गई है कि मतलब इट इज़ मेकिंग आवर लाइफ वेरी इजी। अदरवाइज हम पहले क्या करते थे, डायरी ली, उसमें केस नोट किया, नेक्स्ट डेट चढ़ाई, सारा हमें उस तरह ट्रैक करना पड़ता था। अब वो ऐप के थ्रू हमारा ट्रैक हो जाता है इजीली। सेकेंडली, हमने गूगल वर्क्स यूज़ करके, जो बिजनेस गूगल फॉर बिजनेस होता है उसको यूज़ करके उसकी ट्रैकिंग ऐसी नहीं है कि हम केस की डेट अपने आप क्लाइंट के पास पहुंच जाए कि ये हुआ था, अब ये नेक्स्ट हो जाएगा। तो वो ब्यूटी इतनी बढ़ गई है डिजिटल से कि मज़ा आ रहा है काम करके। क्लाइंट को भी मज़ा आ रहा है, उसकी पेन सारी हमारी है, उसको हमें रिमाइंडर्स नहीं देने, उसने फ़ोन करके नहीं पूछना कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ उसके पास पहुंच रहा है, हमारे पास पहुंच रहा है, एंड वी आर यूजिंग इट। वेरी नाइस। अब जैसे आपने बताया, तो ये हमारे एंड यूजर साइड में अगर मैं कहता हूँ कोई विक्टिम है, उसको भी ये फैसिलिटी मिल रही है टेक्नोलॉजी? पूरी टेक्नोलॉजी की पूरी फैसिलिटी है। इवन यू नो यस्टरडे इटसेल्फ आई वाज इन मोहाली कोर्ट, तो कोर्ट रूम में मैं देख रहा था कि स्क्रीन के साथ ही बिल्कुल इतना छोटा सा CPU लटका हुआ है, जो कि पहले इतना बड़ा CPU होता था, नीचे रखते थे हम, तो इतना सा CPU, उसको डेल ऑप्टीप्लेक्स कुछ बोलते हैं, तो दीवार में ही फिक्स हुआ है। मगर सी द ब्यूटी, दिस इज डिजिटलाइजेशन। कल ही देख के आया हूँ जी। और जो जज साहब के साथ स्क्रीन्स पड़ी हैं, वो एम्बेडेड स्क्रीन के अंदर ही पूरा कंप्यूटर है, CPU है ही नहीं, सीधा उसके साथ प्रिंटर कनेक्टेड है, डन। ग्रेट, सो ब्यूटीफुल। और ये बहुत मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमें एक एज दे रही हैं जल्दी काम करने के लिए। एक आंसर, नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर सेशन, जहाँ पे मैं क्विकली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपने क्विकली आंसर करना है उसको। डन है सर? रेडी? रेडी। लॉ जो है वो प्रोटेक्शन है या फेयर? प्रोटेक्शन। एग्रीमेंट जो हम जनरली बनाते हैं वो फॉर्मेलिटी है या फिर सेफ्टी? इट इज़ अ सेफ्टी, बिगेस्ट सेफ्टी। एनीथिंग यू डू प्लीज क्रिएट एग्रीमेंट। हम तो घर पे रहते हैं, वही एग्रीमेंट नहीं बनाते, रेंट एग्रीमेंट ही नहीं होता। ज़रूरी है सर, ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कब कुछ इशू क्रिएट हो जाए। जिस दिन इशू क्रिएट होगा किसी भी चीज़ में, आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो हमने पहले भी बात करी थी कि लाइफ में लॉज जीने से मरने तक। अब व्हेन आई वाज कमिंग टू यू, राइट, तो गाड़ी में मेरा पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, लॉ का कॉम्प्लायंस, मेरी इंश्योरेंस होनी चाहिए, मेरी RC वैलिड होनी चाहिए 15 साल के नीचे, तभी मैं आपके पास पहुंच सकता हूँ, नहीं तो मैं पहुंच ही नहीं सकता। ग्रेट। सो ऑल दीज 3 आर एग्रीमेंट्स। पोल्यूशन एग्रीमेंट मेरा पोल्यूशन बोर्ड के साथ हुआ है कि मैं नहीं फैलाऊंगा। RC एग्रीमेंट मेरा RTO के साथ हुआ है कि 15 साल से ऊपर नहीं चलाऊंगा। इंश्योरेंस कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया कि अगर कुछ हो जाता है सड़क पे किसी को भी, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी। सो एग्रीमेंट इज अ सेफ्टी। कोर्ट क्या है सर? जस्टिस है या फिर लॉन्ग प्रोसेस? सर कोर्ट एक जस्टिस है, वो न्यायालय है, वो एक मंदिर है मैं कहूँगा, जहाँ पे हर एक सही इंसान को सही जस्टिस ज़रूर मिलता है। बस एक कन्विक्शन होनी चाहिए कि यस सही जस्टिस मिलेगा। बिजनेस पार्टनर क्या है सर? रिस्क है या फिर एसेट? सर इट इज़ अ एसेट इफ डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड होगा वो हमेशा एसेट रहेगा आपका। दूसरी चीज़ एक जो मतलब याद रहेगी, वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं। सो लाइफ में पार्टनर के बिना नहीं चल सकते। व्हेन लाइफ स्टार्ट्स इट इज़ अ टीम वर्क ऑफ 2 पार्टनर्स। व्हेन लाइफ एंड्स इट इज़ अ टीम वर्क ऑफ 4 पीपल जो आपको कंधों पे लेके जाते हैं। बीच में काफ़ी बार हम भूल जाते हैं कि मैं ही मैं हूँ। टीम के बिना आप नहीं चल सकते। सो टीम वर्क से ही आप आए, टीम वर्क से ही आप जाओगे, बीच में भी टीम वर्क करते रहो और एसेट बनेगा वो हमेशा से। फेलियर क्या है सर? लर्निंग है या सेटबैक? इट इज़ अ लर्निंग, द बेस्ट लर्निंग, जस्ट लाइक आई सेड, नोटिस इज अ गुरु विच इज टीचिंग यू कि यार तूने क्या गलत किया। सो इट इज ऑलवेज अ लर्निंग। सोशल मीडिया जिस पे हम सब लोग होते हैं, वो फ्रीडम है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और बहुत सोच समझ के हमें उसको यूज़ करना चाहिए। जनरली लोग नहीं करते हैं। सक्सेस क्या है सर, स्मार्ट वर्क या फिर डिसिप्लिन? So it is, I'll say discipline is always created through smart work and vice versa. Smart work निकलता है डिसिप्लिन से। So हमेशा आप डिसिप्लिन रखिए, स्मार्ट वर्क अपने आप आएगा। ग्रेट ग्रेट। एक आंसर आज ना पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरे लिए लॉ मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतनी डेप्थ में जाके समझा, और मतलब मैंने ये समझा कि जैसे आपने बोला ना, फ्रॉम द डे वी बॉर्न टू टिल आवर लास्ट डे, यस, है ना, तो हम लोग पूरा कंप्लीटली लॉ में ही है। तो वो चीज़ जो आपने बताई और मुझे इतनी, और मेरे ऑडियंस को इतनी तरह जो एक्सप्लेन किया ना आपने, ग्रेट, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मुझे लगता है कि मेरे जो ऑडियंस है ना, उनको भी आज बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो स्टार्टिंग फ्रॉम जेन जी टू बिजनेसमैन एंड द ओल्ड एज, जो आपने अपना खुद का प्रॉपर्टी का केस बताया कि आपने कहाँ से क्यों लॉ में आए और कैसे आए और कैसे आपने टेक ऑफ किया उसको। दैट वाज अमेजिंग। इट वाज ग्रेट डिस्कशन एकांत जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक्स अ लॉट। सर थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज योर ग्रेस कि आपने मुझे बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा शेयर करके, सो दैट मतलब मैं कुछ ऐसा दे सकूं सबको ताकि उनकी लाइफ सिंपल हो जाए और लॉ का एक डर निकल जाए, बिकॉज लॉ एक डर नहीं है, लॉ एक प्रोटेक्शन है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।